नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले अपन ने पढ़ा है प्रजामंडल आंदोलन को। प्रजामंडल को अपन ने विस्तार से समझा है, एक एक फैक्ट को अपन ने जाना है। उसी प्रकार से समझते हुए अपन राजस्थान के एकीकरण को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, एकीकरण जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इस राजस्थान की, जिसको अपन वर्तमान में बोलते हैं कि राजस्थान। अपना राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है। लेकिन 1949 से पहले राजस्थान के नाम से कोई भी भौगोलिक इकाई नहीं थी। 1949 में ही इस राजस्थान शब्द को अपनाया गया है विधिवत रूप से, सर्वसम्मति रूप से। 1949 से पहले राजस्थान नाम से ये जो क्षेत्र है ये नहीं जाना जाता था। तो पहले जो है इस क्षेत्र को, इस भौगोलिक प्रदेश को, जिसको अपन वर्तमान में राजस्थान बोलते हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता था? तो देखिए, 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, जिसे अपन वर्तमान में राजस्थान बोलते हैं। इस राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा है? राजपुताना शब्द कहा है। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, तो इन कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान और राजस्थान इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे अपन वर्तमान में राजस्थान कहते हैं। इसी क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है? राजस्थान कहा है और राजस्थान कहा है। अब अपन को कैसे पता? तो इनकी एक बुक है जिनका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी बुक में इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान और राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किन्होंने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है 1829 ईस्वी में। इनकी जो बुक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। लेकिन इस राजस्थान शब्द को अपनाया गया था बाद में 30 मार्च 1949 को एकीकरण के समय। सर्वसम्मति से इस राजस्थान शब्द को अपनाया गया था, और 30 मार्च को ही फिर क्या है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यानी कि सबका जन्म दिवस होता है, तो अपना जो राज्य है राजस्थान, इसका जन्म दिवस कब है? 30 मार्च 1949 है। हालांकि इसका जन्म पहले ही हो गया था, लेकिन जो वो बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स में जो डीयूबी होती है, डॉक्यूमेंट्स में जो जन्म होता है वही माना जाता है। तो 30 मार्च 1949 को विधिवत रूप से इस राजस्थान शब्द का जन्म हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 30 मार्च 1949। अब ये जो राजस्थान है, जो वर्तमान में अपन को दिखाई देता है, ये राजस्थान पहले छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित था, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित था। इन सारे क्षेत्रों को मिला करके, इन सभी रियासतों को मिला करके वर्तमान का जो राजस्थान है वो अपन को दिखाई देता है, और इसी को अपन बोलते हैं राजस्थान का एकीकरण। यानी कि इन सभी छोटी छोटी रियासतों को मिलाया गया है, इनको एक किया गया है, इसी को अपन बोलते हैं एकीकरण। राजस्थान के शासकों ने जो एकीकरण का काम किया था वो किस प्रकार से किया था, किन किन शासकों ने किया था, और एकीकरण के क्या परिणाम रहे थे? तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के शासकों के प्रयास, राजपूताना की रियासतों को सबसे पहले संगठित करने का जो कार्य किया था वो क्या था? कोटा के महारावल भीम सिंह ने। तो ये नाम ध्यान में रखना है भीम सिंह का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले राजपूताना की रियासतों को संगठित करने का काम किया, यानी कि एकीकरण करने का काम किया। हालांकि जो एकीकरण है स्वतंत्रता के बाद में हुआ है, जो कि 7 चरणों में हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी राजस्थान के कुछ शासकों ने प्रयास किए थे एकीकरण करने के। तो सबसे पहले किन्होंने प्रयास किए हैं? भीम सिंह ने प्रयास किए हैं। ये कौन है? कोटा के महारावल है, और इन्होंने राजपूताना की जो रियासतें हैं उनको एक करने का काम किया था। लेकिन ये इनका जो प्रयास है ये क्या रहा? असफल रहा। बाद में राजस्थान यूनियन नाम से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने भी प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाना चाहा और राजस्थान यूनियन बनाना चाहा, भी प्रयास जो है असफल रहा। तो ये जो राजस्थान यूनियन है ये भी असफल रही। उसके बाद में राजपूताना संघ, जयपुर के महाराजा
मान सिंह दित्य ने अपने प्रधानमंत्री वीटी कृष्णामाचारी इनके सुझाव पर जयपुर में सम्मेलन आयोजित किया। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले भी राजस्थान के शासक जो है, राजा जो है, वो एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। भीम सिंह ने प्रयास किया सबसे पहले, इनका प्रयास असफल रहा। फिर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने प्रयास किया, इनका भी प्रयास असफल रहा। उसके बाद में जयपुर के महाराजा जो है मान सिंह दित्य, इन्होंने प्रयास किया और इनका भी जो प्रयास है असफल रहा। उसके बाद में हाड़ौती संघ ये बनाने का प्रयास किया गया, किनके द्वारा? कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा। इन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाना चाहा, लेकिन इनका यह प्रयास भी क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में जो है वागड़ संघ, तो डूंगरपुर के जो महाराव थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा और प्रतापगढ़ इन रियासतों को मिलाना चाहा और एक वागड़ संघ बनाना चाहा, लेकिन इनका प्रयास भी क्या रहा? असफल रहा। तो ये जो स्वतंत्रता से पहले के प्रयास हैं रियासतों के राजाओं के, जिन्होंने एकीकरण करने का प्रयास किया था, कुछ रियासतों को मिलाने का प्रयास किया था। फिर 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एटली, उन्होंने एक घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि जून 1948 तक भारत की सत्ता जो है जिम्मेदार नागरिकों को सौंप दी जाएगी। देखिए, जो पहले प्रयास किए गए हैं स्वतंत्रता से पहले, कुछ शासकों ने किए हैं, कुछ राजाओं ने किए हैं, और इन राजाओं की जो बात है दूसरे राजा नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई सभी अपना अपना जो रियासत है उसके मालिक हैं, अपनी अपनी रियासतों को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। वो दूसरे राजा की बात माने या फिर नहीं माने, तो नहीं मानी तभी तो सारे के सारे प्रयास जो हैं वो असफल रहे थे। उसके बाद में ये जो एटली की घोषणा हो जाती है कि भी भारत की जो सत्ता है जिम्मेदार नागरिकों को सौंपी जाएगी। उसके बाद में जो है एकीकरण करने का प्रयास जो है यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनके द्वारा किए गए थे। तो ये है स्वतंत्रता से पहले के प्रयास राजाओं के द्वारा। फिर जो है जैसे ही एटली की घोषणा हुई थी तो भारतीय रियासती भाग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय रखा गया है नई दिल्ली। गठनकर्ता कौन है? सरदार पटेल है। इनको राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। भारतीय रियासती विभाग के जो सचिव या सलाहकार थे वो थे वीपी मेनन। इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। देखिए, दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक तो सरदार पटेल जी और एक है वीपी मेनन जी। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप जो है वर्तमान राजस्थान जो है वो बना है। ये जो भारतीय रियासती विभाग बना है इसका कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? रियासतों का समाधान कर, रियासतों का क्या समाधान करना है? कि भाई रियासतों के जो राजा हैं उनका समाधान करना है, उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनका समाधान करना है, उनको सुधारना है कि सारे के सारे सुधर जाओ, अब देश स्वतंत्र होने वाला है। और आप जो है क्या करना है, आपको एक जगह पे इकट्ठा होना है, अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना है, अपना जो संघ है वो बनाना है, अपना जो संगठन है वो बनाना है, और एक मजबूत जो है संगठन का निर्माण करना है, एकीकरण करना है। तो ये जो भारतीय रियासती विभाग है इसका कार्य यही था कि रियासतों का समाधान कर एकीकरण करना। इन्होंने घोषणा की थी कि केवल वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया कि बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनके पास 10 लाख से कम जनसंख्या है, तो वो सारी की सारी जो रियासतें हैं जिनके पास 10 लाख से कम जनसंख्या है वो सारी की सारी जो है एकीकरण में भाग लेगी। इसीलिए इन्होंने क्या घोषणा की कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिसकी वार्षिक आमदनी जो है 1 करोड़ से अधिक है, वो क्या कर सकती है? वो स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसी मात्र 4 रियासत थी, और 4 रियासत कौन कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 रियासत थी जिनके पास में ये 2 शर्तें पूरी थी। 10 लाख से ज़्यादा इनकी जनसंख्या, 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी आमदनी वार्षिक। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, और इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी क्षेत्र, रियासत या केंद्र शासित प्रदेश अपनी इच्छा के अनुसार या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में या स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ये अधिकार दे दिए गए थे यहाँ की रियासतों के राजाओं को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया था 1947 में, उसी की धारा है 8, और उस धारा 8 के अनुसार जो है रियासतों को अधिकार मिल गए थे कि वो या तो भारत में रह सकती है, पाकिस्तान में जा सकती है, स्वतंत्र भी अपना देश जो है वो बना सकती है। अब इसी वजह से तो जितने भी जो रियासत थे, उनके जो राजा थे, उन सबको मनाया गया, समझाया गया एक एक करके
क्योंकि कुछ तो थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कुछ थे यहाँ के जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो सबको समझा बुझा करके और राजस्थान जो है ये बना है वर्तमान वाला। 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल जो है सम्मेलन वो आयोजित किया गया था और माउंटबेटन ने देशी राज्यों के सम्मेलन हेतु एक प्रपत्र तैयार किया। उस प्रपत्र का नाम क्या है? अधिमिलन पत्र, सहमिलन पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी राजा इसके ऊपर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। यानी कि इस पत्र पर जो भी राजा अपना हस्ताक्षर करेगा उसका मतलब है वो राजा भारत में शामिल होना चाहता है, एकीकरण में भाग लेना चाहता है। अब सरदार पटेल और वीपी मेनन उनका काम क्या था? इस पत्र पर राजाओं के हस्ताक्षर करवाना और हस्ताक्षर करवा करके और एकीकरण का काम करना। बीकानेर के जो नरेश थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह, इन्होंने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए कि भाई साहब हम तो क्या है भारत में शामिल होंगे। क्योंकि कुछ जो राजा थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे, कुछ भारत में रहना चाहते थे। अब माउंटबेटन ने एक पत्र तैयार कर दिया, उस पे जो भी हस्ताक्षर करेगा उसका मतलब क्या है? वो भारत में शामिल होगा, एकीकरण में शामिल होगा। अब बीकानेर के जो नरेश थे जिनका नाम है शार्दुल सिंह, इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह ने। इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त तक जितने भी जो राजा थे उन सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले हैं शार्दुल सिंह, सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले हैं उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के हैं। अब देखिए राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है। राजस्थान के एकीकरण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक तो है आपका केंद्र शासित प्रदेश, 3 थे ठिकाने और 19 थी रियासतें। इन सभी को मिला करके और राजस्थान बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक है, उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। हालांकि 4 केंद्र शासित प्रदेश थे पूरे भारत में, लेकिन इन चारों केंद्र शासित प्रदेशों में अपने जो राजस्थान में था वो एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने हैं और 19 रियासतें हैं। इन सभी को मिलाने का काम करना है वीपी मेनन को और सरदार पटेल जी को। केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिए 3 जो चीज़ें हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, एक ठिकाने हैं और एक जो है रियासतें हैं। इन सभी को अपन को समझना है। तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में कुल कितने थे? 4 थे। 4 कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, दिल्ली, कुर्ग जो कि कर्नाटक में, और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में था। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय भारत में। इन चारों में से अपने जो राजस्थान में था वो था अजमेर मेरवाड़ा। तो इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अलग ही विधानसभा थी जिसको बोला जाता था धारासभा, धारसभा या फिर धारासभा, जिसके 30 सदस्य थे। और यहाँ जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये तीनों ही नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। धारासभा, 30 यहाँ के सदस्य और हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, यहाँ के जो शासक थे वो थे हरेंद्र सिंह, और कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था। फिर है नीमराणा जो कि अलवर में है, राजेंद्र सिंह यहाँ के शासक थे। और लावा जो कि टोंक में, उस समय जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में, यहाँ पे जो है प्रदीप सिंह है। ये सबसे छोटा ठिकाना है। तो 3 ठिकाने हैं, कौन कौन से? कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। इसी क्रम में ध्यान में रखने हैं क्योंकि कुशलगढ़ तो सबसे बड़ा है, लावा सबसे छोटा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बच गई 19 रियासतें। तो 19 रियासतें कौन कौन सी है उनको भी अपन देख लेते हैं। तो ये है आपकी 19 रियासतें, और इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि उसकी एक वजह है, वो भी अपन देखिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए 19 रियासतें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अलवर रियासत। अलवर के शासक थे तेज सिंह। भरतपुर रियासत, भरतपुर के हैं बृजेंद्र सिंह। करौली रियासत, यहाँ पे हैं गणेश पाल। और धौलपुर रियासत, यहाँ है उदयभान। ये जो 4 रियासतें हैं, एकीकरण में सबसे पहले इन्हीं 4 रियासतों को मिलाया गया था। और इन 4 रियासतों को अपन याद करते हैं एक ट्रिक से, ए, बी और सी और डी, इस ट्रिक से। यानी कि ए का मतलब है आपका अलवर, बी का मतलब है भरतपुर, सी का मतलब है करौली, डी का मतलब है धौलपुर।
तो ये जो 4 रियासतें हैं, इन 4 रियासतों को सबसे पहले एक किया गया था, एकीकरण किया गया था और एक संघ बनाया गया था। उस संघ का नाम है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के नाम से सबसे पहले इन 4 रियासतों को मिलाया गया था। उसके बाद में जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है, उस दूसरे चरण में इन 9 रियासतों को मिलाया गया है। 9 रियासतें कौन कौन सी है? तो देखिए, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के हैं चंद्रवीर सिंह, बूंदी के हैं बहादुर सिंह, किशनगढ़ के हैं सुमेर सिंह, झालावाड़ के हैं हरिश्चंद्र और डूंगरपुर के हैं लक्ष्मण सिंह, कोटा के हैं भीम सिंह दित्ते, प्रतापगढ़ के थे राम सिंह, शाहपुरा के हैं सुदर्शन देव और टोंक के हैं मोहम्मद फारूक खान। तो ये जो 9 रियासतें हैं, इन 9 रियासतों को दूसरे चरण में मिलाया गया था। और दूसरे चरण में देखिए, पहले चरण में ये 4 रियासतें और इनके साथ में एक जो ठिकाना है, उस ठिकाने का नाम क्या है? नीमराना ठिकाना। तो ये 4 रियासत और एक नीमराना ठिकाना, इनको मिला करके मत्स्य संघ बनाया गया था। अब ये मत्स्य संघ अलग से बन गया आपका। फिर दूसरे चरण में क्या गया? इन 9 रियासतों को और 9 रियासतों के साथ में जो 2 ठिकाने और बच गए, कौन कौन से? एक तो सबसे बड़ा ठिकाना जिसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना, एक है सबसे छोटा ठिकाना जिसका नाम है लावा। तो ये जो 2 ठिकाने और ये 9 रियासतें, इनको दूसरे चरण में मिलाया गया था और इस दूसरे चरण का नाम जो है वो रखा गया है पूर्व राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? पूर्व राजस्थान। अपन एक एक करके इन सभी चरणों को भी पढ़ेंगे। अब जो तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण में इस उदयपुर रियासत को मिलाया गया था और उदयपुर के शासक कौन है? भोपाल सिंह। और तीसरे चरण में इस उदयपुर रियासत को किस में मिलाया गया था? इस पूर्व राजस्थान में मिलाया गया था और नाम रखा गया था यहाँ पे संयुक्त राजस्थान। अब क्या बन गया? ये संयुक्त राजस्थान बन गया। देखिए, ये जो मत्स्य संघ है ये आपका अलग है। ये 4 रियासतें और एक ठिकाना नीमराना, ये तो अलग हो गया। उसके बाद में ये जो 9 रियासतें और ये 2 ठिकाने, इनको मिला करके बनाया गया था पूर्व राजस्थान। फिर पूर्व राजस्थान में उदयपुर को मिला लिया गया और नाम कर दिया गया संयुक्त राजस्थान। उसके बाद में चौथे चरण में ये 4 रियासतें फिर मिलाई गई थी। 4 रियासतें कौन कौन सी है? जयपुर है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये चौथे चरण में मिलाई गई थी। जयपुर के महाराजा थे मान सिंह दित्ते, जोधपुर के हैं हनुमंत सिंह, जैसलमेर के हैं जवाहर सिंह और बीकानेर के हैं शार्दुल सिंह। तो चौथे चरण में जिसका नाम रखा गया था वृहत राजस्थान। चौथे चरण में क्या किया गया? ये जो संयुक्त राजस्थान है इसको इन 4 रियासतों में शामिल कर लिया गया और नाम पड़ गया वृहत राजस्थान। और 5वां जो चरण है, उस 5वें चरण में ये जो संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान है, इन दोनों को आपस में मिलाया गया था और नाम रखा गया था संयुक्त वृहत राजस्थान। ये 5वां चरण हो गया आपका। फिर छठे चरण में इस सिरोही को मिलाया गया था और सिरोही के शासक थे अभय सिंह। अब सिरोही का कुछ पार्ट जो है वो छूट गया था, इसीलिए 7वें चरण में उस सिरोही के पार्ट को वापस मिलाया गया था और 7वें चरण में भी सिरोही जो है शामिल होता है। तो छठे चरण में और 7वें चरण में जो है सिरोही, इसी का जिक्र होता है। तो ये हैं आपके 7 चरण और ये हैं आपकी 19 रियासतें और उन 19 रियासतों के जो शासक हैं वो हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो थी आपकी शाहपुरा रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत। तो देखिए, शाहपुरा रियासत तो सबसे छोटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी है शाहपुरा रियासत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है आपकी जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है जयपुर। सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत, जो कि 556 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुहिल वंश अपन ने पढ़ा था। तो सबसे प्राचीन रियासत है ये मेवाड़ रियासत। सबसे नवीन रियासत जो है वो है आपकी झालावाड़ रियासत, 1838 में बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत है इनमें टोंक रियासत। और जाट रियासत जो है वो है आपकी भरतपुर और धौलपुर रियासत। ये 2 रियासत ऐसी है जो कि जाट बहुल्य थी, जाट रियासत थी। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, सैल्यूट स्टेट यानी कि वे स्टेट, वे रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये जो 19 रियासतें हैं, इन सभी 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी। सबसे ज़्यादा जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो दी जाती थी उदयपुर रियासत को, 19 तोपों की।
एक है आपके नॉन सैल्यूट स्टेट जिन्हें तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, तो वो हैं आपके 3 ठिकाने। कौन कौन से? कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। सबसे बड़ा ठिकाना है कुशलगढ़, सबसे छोटा ठिकाना है लावा। तो ये जो 3 ठिकाने हैं ये रियासतों से छोटे होते थे, तो इनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। सबसे पिछड़ी रियासत जो है जिसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है, और ये विश्व का 8वां आश्चर्य किन्होंने किया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको आंसर आता है तो ये कौन सी रियासत है? जैसलमेर रियासत है। देखिए धौलपुर और भरतपुर जो है भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, और धौलपुर जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। जोधपुर के जो महाराजा है हनुमंत सिंह, ये स्वतंत्र इकाई के रूप में या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और जोधपुर रियासत का अपने राजस्थान में, अपने भारत में मिलने की बहुत ही बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जोधपुर के जो महाराजा हैं हनुमंत सिंह, इन हनुमंत सिंह को जो मोहम्मद अली जीना है उन्होंने भड़का दिया कि भाई हनुमंत सिंह आप क्या करो, आप तो हमारे जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। अब हनुमंत सिंह जो है ये बोले कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको खाली पेज दे दिया था और उस पे नीचे अपने साइन करके दे दिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कि इस खाली पेज के ऊपर आप जो भी लिखोगे वो सारी की सारी जो मांगे हैं आपकी मानी जाएगी। किनको कहा था ये? हनुमंत सिंह को। अब हनुमंत सिंह खुश हो गया कि ये तो सही है। उसके बाद में जो है वीपी मेनन को और पटेल जी को उनको पता चलता है, तो इनको धमका धमको करके कैसे भी करके हनुमंत सिंह को अपने एकीकरण में शामिल करते हैं। तो कुछ कुछ राजा थे, कुछ शासक थे ऐसे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कुछ जो थे वो स्वतंत्र इकाई के रूप में रहना चाहते थे। तो इन सभी को कैसे भी समझा बुझा करके और एक किया गया, और वर्तमान राजस्थान जो है उसका स्वरूप अपन को देखने को मिला। इसी को अपन एकीकरण बोलते हैं। अब एकीकरण के जो 7 चरण हैं इनको अपन क्रम से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।